हमारे पास में है ये कुछ फैक्ट, कुछ बातें हैं डेली लाइफ की, इनको इनको देखो, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है हमारे पास में मिल्क, अगर क्या होता है जब मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पर गर्मियों में छोड़ देते हैं, दूध को जब छोड़ देते हैं गर्मियों में तो क्या होता है। तो आप सभी को पता है दूध को जब हम छोड़ देते हैं गर्मियों में तो वो कर्ड बन जाती है। कर्ड मतलब पूरी तरीके से कर्ड नहीं कह सकता, बट वो सौर हो जाता है, दूध मिल्क जो है वो सौर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, यानी कि वो कर्ड जैसा हो जाता है। दूसरा, जब हम किसी लोहे की कील को या किसी भी लोहे की चीज को कुछ आर्द्र ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर थोड़ी नमी है, नमी वाले इन्वायरमेंट में जब हम छोड़ देते हैं लोहे के किसी भी आयरन के किसी भी चीज को, तो क्या होता है, तो भाई उसमें जंग लग जाती है, उसमें रस्ट लग जाता है, ठीक है। थर्ड है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स को जब हम सड़ने के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो वो फर्मेंट हो जाते हैं। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें शुगर को सड़ा करके एक नई चीज बनाई जाती है, ठीक है। वो अल्कोहल ज्यादातर बनती है उससे। तो फर्मेंटेशन का मतलब ये होता है। फर्मेंटेशन बहुत अलग अलग प्रोसेस में होती है, पर मेनली अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल होती है फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ग्रेप्स को रख देते हैं तो वो फर्मेंट हो जाता है। फूड, जब खाना पक जाता है तब क्या होता है भाई, खाना पक जाता है तो खाना योग्य बन जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर के छोटे 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 टुकड़ों में बट जाता है, और फिर वो हमारी बॉडी में जहां इस्तेमाल चाहिए, जहां उसकी जरूरत होती है वहां पर चला जाता है। एक बात और, जैसे हो सकता है आप लोग को लगे कि स्पीड थोड़ी तेज है या स्पीड बहुत कम है, कुछ भी है, तो आप लोग वो भी बोल देना कि भैया थोड़ी सी, भैया या सर, जो आप बोलना चाहो वो आपकी मर्जी है। तो मेरी आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है, थोड़ी सी आप उसको कम कर लो ताकि हमारे समझ में आए, ठीक है। तो बिल्कुल यार अपनी क्लास समझो इसको, पढ़ाई करो और बिल्कुल सारे क्वेश्चन पूछो। मैं भी क्वेश्चन पूछूं तो उसका जवाब भी दो, है ना। तो फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रिस्पायर। रिस्पायर मतलब जब हम सांस लेते हैं तो फिर क्या होता है, तो जब हम रेस्पिरेशन में, रेस्पायर जो है यहाँ पर रेस्पिरेशन में होता है सांस को अंदर लेना, फेफड़ों से उसको हृदय में भेजना यानी हार्ट में भेजना, हार्ट से पूरे ब्लड में ऑक्सीजन भेजना, पूरे ब्लड में ऑक्सीजन का यूज होना, यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड वापस से हार्ट में आना, हार्ट से वापस लंग्स में आना, लंग्स से हमारे बाहर छोड़ देना सांस। ये जो पूरी इतनी लंबी प्रोसेस मैंने बताई, ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सब बताया कि ये सब होता है तो क्या होता है, तो कुल मिलाकर ये बोलना चाह रहा है कि इन सभी सिचुएशंस में जो भी अभी ऊपर हमने देखा, इन सभी सिचुएशंस में कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज आपने बचपन में पढ़ा था, बचपन का मतलब 9th क्लास में पढ़ा था कि केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। रिवर्स नहीं किया जा सकता मतलब उनसे वापस आप वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते जिस प्रोडक्ट से आपने स्टार्टिंग की थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोहे की कील ली थी, एक आयरन की आपने एक नेल ली थी, उस नेल को अगर हमने छोड़ दिया नमी वाले इन्वायरमेंट में तो वो क्या, कुछ समय बाद रस्ट बन जाएगी, जंग। आप उस जंग से वापस लोहा पा सकते हो क्या, तो नहीं, आपको वापस उससे आयरन नहीं मिलेगा। तो ऐसी प्रोसेस जो इरिवर्सिबल होती हैं, वापस नहीं की जा सकती हैं, उन्हें बोला जाता है केमिकल रिएक्शंस। मेनली क्या होता है इसमें, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज मतलब अंदर केमिकल्स में कोई परिवर्तन हुआ है, फिजिकल परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे आपने लौकी है, लौकी को काट दिया अगर छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उससे लौकी के केमिकल या लौकी के केमिकल प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क पड़ेगा। लौकी का जैसा टेस्ट है, जैसा कलर है, जो भी उसके गुण है, उसके अंदर न्यूट्रिशन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कैसा चेंज है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, सिर्फ दिखावे का चेंज है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जब तक नहीं बदलेंगी वो एक केमिकल चेंज नहीं माना जाएगा। तो पहली बात, केमिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज बदलें और जिससे जिससे होने के बाद हम पुराना प्रोडक्ट वापस नहीं पा सकते, उसे बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। है रोज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल चेंज मैंने बोले इस तरीके के चेंज होते हैं जिसको हम वापस नहीं चेंज कर सकते, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। खाना एक बार पक गया तो वापस से कच्चा खाना उससे नहीं बना सकते, खाना पक चुका है अब, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं ये केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज होते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन उनके अंदर होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो सब भी अभी देखते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस फिगर 1.1 को अगर आप देखो तो फिगर 1.1 में आपके पास में एक बंसन बर्नर है, और बंसन बर्नर से आपने टोंग की सहायता से, इसको बोला जाता है टोंग, पेयर ऑफ टोंग,
और ये आपके पास में बंसन बर्नर है, ये आपके पास चाइना डिश है, या इसको वॉच ग्लास, मतलब अलग अलग होते हैं, वॉच ग्लास भी होता है और एक चाइना डिश भी होती है। तो ये चाइना डिश या वॉच ग्लास कुछ भी हो, तो वो है आपके पास कटोरी जैसा। अब क्या है, इससे मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है। मैग्नीशियम को जलाने का मतलब है, देखो भाई मैग्नीशियम एक मेटल है और वो इतनी आसानी से नहीं जलता, उसको बहुत सारी हीट चाहिए होती है जलने के लिए। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि आपको कुछ हीट चाहिए ताकि वो बर्न करना स्टार्ट करे, बिना उस प्री हीटिंग के वो बर्न करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो मैग्नीशियम जब बर्न करता है तो वो एक बहुत ही ना चमकती हुई सी लाइट निकालता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं कैसी लाइट होती है, दिखाता हूं। इस तरीके से एक चमकीली सी लाइट वो जो है रिलीज करता है, आपको दिख रहा होगा ना पिक्चर्स में, ये वाली पिक्चर देखो, तो इस तरीके से उसकी एक काफी स्पार्कलिंग सी लाइट होती है, चमकीली सी लाइट होती है। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर की एकदम चमकीली सी लाइट है, ये चमकीली सी लाइट मैग्नीशियम जब जलता है तो उसमें से निकलती है। आपने देखा होगा जब पटाखे जलते हैं, वो दिवाली वाले जो क्रैकर्स होते हैं, वो जब जलते हैं तो उनमें भी जो रिबन होता है, आगे का जो एक रिबन लगा होता है जो बर्न करता है, उसमें भी मैग्नीशियम का यूज होता है। तो जब उसे जलाते हैं तो एकदम कुछ एकदम काफी स्पार्कलिंग सी लाइट उसमें रिलीज होती है ना, तो वही। और पटाखों में जैसे अनार है उसके अंदर भी, रॉकेट के अंदर भी, उसमें भी ये सब मैग्नीशियम यूज होता है। तो मैग्नीशियम बर्न करता है तो इस तरीके से काफी लाइट निकालते हुए बर्न करता है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, मैग्नीशियम को हमने जलाया है, ठीक है, और जलने के बाद में जो नीचे यहाँ पर आप देख रहे हो ये उसकी राख है। तो ये क्या है, मैग्नीशियम की राख है जलने के बाद। एक बात को अब आप समझो कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन आपका होता है ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई केमिकल चेंज हुआ हो, यानी आपका कोई केमिकल चेंज हो रहा है किसी में भी, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन मतलब दो एटम या दो से ज्यादा एटम ने आपस में कुछ इधर उधर करा है। इधर उधर का मतलब है आपस में कुछ चेंज करा है। मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। इस मैग्नीशियम वाले, तो देखो मैग्नीशियम था, किसी भी चीज को जलाने का मतलब क्या होता है, साइंस की भाषा में किसी भी चीज को जलाने का मतलब होता है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, किसी भी चीज को जलाने का मतलब है उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का जब रिएक्शन होगा तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है, ये MgO आपने ये जो राख है ये MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो आपका रिएक्शन इसी को बोला जाता है। यही क्या चीज है, यही है रिएक्शन, या फिर आसान मतलब या अच्छे से कहूं तो केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में आप देखो मैग्नीशियम का एटम था, देखो एटम बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने 9th क्लास में एटम और मॉलिक्यूल को अच्छे से पढ़ा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है पूरी। तो मैग्नीशियम पहले था एटम, एक एटम था ऑक्सीजन का आपके पास। अब ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आपस में कंबाइन होकर इन्होंने क्या बना दिया, MgO का एक मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, एक ही वो है, मैं इसको मिटा देता हूं। MgO का एक मॉलिक्यूल बना दिया। तो यही प्रोसेस, इसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें आपके एटम्स आपस में शिफ्ट होकर के बना देते हैं, इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और मैं आपको इसके नोट्स जब दूंगा तो उसमें डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर आपको मिल जाएगी। समझने के लिए आपको समझ आ गया होगा। जैसे मान लो कि उसमें इसमें से कौन सा एग्जांपल लूं, आयरन वाला लेता हूं। आयरन था, वो जब नमी वाले इन्वायरमेंट में रहा तो उसने पानी के साथ, यानी हवा में जो पानी है भाप के साथ, और हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्शन करा, और उससे रिएक्शन करने के बाद उसने बनाई रस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिएक्शन है। रस्ट का भी फॉर्मूला है, ठीक है, FeO। इसको हटाओ, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूं। रस्ट का फॉर्मूला है, रस्ट में आपके दो और एक तरीके से होते हैं, Fe2O3 FeO। ठीक है,
इंटू XH2O। ये आपको किसी बुक में अलग भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, आपको भी इसमें अलग लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा जो भी आपका कौन सा मतलब करेक्ट है। बाकी आपकी दूसरी बुक्स में जो है वो भी करेक्ट हो सकता है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। आंसर फिलहाल आप ये छोड़ो कि फॉर्मूला क्या है, फिलहाल उससे मतलब नहीं है। मेन बात क्या है कि आपने ये समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कि भाई आपके पास में कोई भी चीज है, जब उससे कोई केमिकल चेंज हो जाता है तो एक नई चीज बन जाती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये था केमिकल आपका रिएक्शन क्या होता है। इन सब में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तभी केमिकल चेंज हो रहा है। मतलब ये जो दूध से दही बनना, अंगूर के खट्टे हो जाना और फूड का डाइजेशन, ये सारे केमिकल रिएक्शन है। ठीक, उसके बाद में अब आप आओ इस पर, ये एक्टिविटी कुछ इसने बोला करने के लिए। एक्टिविटी में क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना मतलब बर्तन जैसा, इसको बोला जाता है कोनिकल फ्लास्क। तो ये है कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में एक ऊपर जो ये लकड़ी का लगा हुआ है इसको बोला जाता है कॉर्क। एक जो ट्यूब आपको दिख रही है, इस ट्यूब, ये तो गिलास की ट्यूब है नॉर्मल, इसके अंदर एक लिक्विड है, वो लिक्विड है हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, लिक्विड क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक है, तो ये है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और ये इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने डाले जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे इसमें दाने हमने डाल दिए। ठीक है, ये जिंक के छोटे छोटे दाने हैं। अब ये जिंक के छोटे छोटे दाने डालने पर हमने क्या देखा, अच्छा वो देखा क्या, वो आगे की बात है। सबके माइक ऑफ है ना, अभी थोड़ी वॉइस आई थी, चलो ठीक है अब ऑफ है। तो इसमें हमने डाले जिंक के ग्रेन्यूल्स। अब देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। देखो, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है, वो हम तब बता सकते हैं, मतलब उस बेसिस पे बता सकते हैं अगर हुआ हो। अगर इनमें से कुछ हुआ है तो उससे हम बता सकते हैं कि भाई कोई आपका चेंज हुआ है, कोई केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, या केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट, मतलब अगर चेंज इन स्टेट हुआ हो, चेंज इन कलर हुआ हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ हो, या चेंज इन टेम्परेचर हुआ हो। अगर इनमें से कुछ हुआ है तो हम कह सकते हैं कि उसमें हो सकता है केमिकल रिएक्शन हुई है। फिर बोल रहा हूं हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हुआ हो, बट केमिकल रिएक्शन इनसे पहचानी जाती है कि हुई है। क्या क्या है, जैसे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है जैसे कि आपका पहले कोई चीज सॉलिड थी, अब वो चीज लिक्विड बन चुकी है और या फिर गैस बन चुकी है, तो ये चेंज इन स्टेट है। इसे देखकर बता सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ या नहीं हुआ। इसे बर्फ के पिघलने को मत समझना, बर्फ पिघलती है लिक्विड बनती है, लिक्विड गर्म होता है भाप बनता है, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज नहीं है। चेंज इन स्टेट में, ये चेंज इन स्टेट में केमिकल चेंज हुआ, इसका एग्जांपल अगर मेरे को आप कहो देने के लिए, तो इसका एग्जांपल है थर्माइट प्रोसेस, जो कि आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, थर्माइट प्रोसेस। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। तो जब हमारी किसी रिएक्शन में कोई रिएक्शन हो रही है, केमिकल कुछ रिएक्शन हो रही है, उसमें कलर में चेंज आ जाए, कलर में चेंज देखते ही आप कह सकते हो कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, और क्या क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कोई गैस निकल जाती है, मतलब आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, आपका जो बर्तन है जिसमें आपने रिएक्शन करनी स्टार्ट करी थी, या तो वो बहुत ठंडा हो जाए या तो गर्म हो जाए, तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर में चेंज आ गया, मतलब उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब ये जिंक वाले केस में क्या होगा, देखो जिंक वाले केस में जैसे ही आप H2SO4 में जिंक डालोगे ना, छोटे छोटे दाने, इसमें से गैस निकलेगी। कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकली, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई है। एक और काम होगा, इस बर्तन का, इस फ्लास्क का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, तो ये भी चीज हुई है, तो यानी केमिकल रिएक्शन इसमें हुई है। तो हमें ये बताया गया है अब तक कि अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें ये था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और किस किस तरीके से हम ये पहचान कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, अब तक के इस टॉपिक में कुछ भी नहीं था। जो मेन बातें स्टार्ट होंगी वो इसके बाद स्टार्ट होंगी, जो कि है केमिकल इक्वेशंस।
ठीक है, तो आपको इसमें फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग अपना माइक खोलकर या डाउट में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछो। कोई भी डाउट नहीं है किसी का? ठीक है, डाउट नहीं है तो हम अपने आगे टॉपिक पर आते हैं जो कि है केमिकल इक्वेशंस। देखो केमिकल इक्वेशंस नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा इक्वेशन होता क्या है? मैथ में भी आपने देखा है, इक्वेशन सुना है, होता क्या है इक्वेशन? इक्वेशन इतना आसान मतलब है इक्वेशन का। इक्वेशन का मतलब है इक्वल, मतलब आपके पास इक्वल के इस तरफ भी कुछ है, आपके पास इक्वल के इस तरफ भी कुछ है, ये जीरो नहीं है, मतलब इक्वल के इस तरफ कुछ है, इक्वल के इस तरफ कुछ है, उसे बोला जाता है इक्वेशन। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि myself is equals to दीपांशु, तो इसका मतलब है कि अब ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, इसमें दोनों तरफ आपकी LHS और RHS बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इसे बोला जाता है इक्वेशन। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन होती है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए, जब भी कोई हो जाए तो उस रिएक्शन को दिखाने के लिए हम जो केमिकल्स को लिखते हैं कि रिएक्शन होने से पहले क्या क्या केमिकल थे और रिएक्शन होने के बाद क्या केमिकल थे या क्या प्रोडक्ट थे, उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या है? एक केमिकल इक्वेशन। इसमें हमारे पास जो चीज रिएक्शन से पहले होती है, रिएक्शन से पहले जो भी चीजें हमारे पास होती हैं उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। बहुत ध्यान रखना इस चीज का, रिएक्शन से पहले हमारे पास जो भी चीजें होती हैं उसको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। रिएक्शन के बाद जो भी चीजें हमारे पास होती हैं उनको बोला जाता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्शन से पहले वाली चीजें सारी रिएक्टेंट्स, रिएक्शन के बाद वाली चीजें प्रोडक्ट। तो हमारे पास जैसे इस रिएक्शन को अगर आप देखो तो मैग्नीशियम है हमारे पास, मैग्नीशियम ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ और रिएक्शन करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्साइड ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास में, ये दोनों ही, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स और इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। समझ में आ गया होगा रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? नहीं आया तो फिर से वही बोल रहा हूँ, आप अपना मैसेज में या तो लिख दो या तो फिर अपना ऑडियो ऑन करके पूछ लो। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर आपका डाउट है तो पूछ लेना उसी टाइम, अभी पूछ लो। देखो अब एक केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? देखो एक केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं। सिंबल्स का यूज करते हैं मतलब आप ना, जैसे अभी ऊपर जो मैंने लिखा था कि मैग्नीशियम, तो आप ऐसे पूरी स्पेलिंग नहीं लिखोगे, आप सिंबल यूज करोगे, और सिंबल आपको वैसे भी पता ही है, आप 9th क्लास में पढ़े थे। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, लेकिन ऑक्सीजन गैस होती है इसलिए O2। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस O2 गिव राइज टू MgO। तो ये आपके पास में रिएक्शन हो गई। ये एक केमिकल इक्वेशन है। इसमें हमने देखो क्या है, सबसे पहले तो जो भी रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट को हमने बीच में प्लस लगाया है, रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस लगाना होता है, प्लस मतलब प्लस लगाना होता है। उसके अलावा जब रिएक्टेंट हो जाए हमें दिखाना है कि इन रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना है, तो हम इस तरीके से एक एरो लगाते हैं। एरो का मतलब है कि ये सामने प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ये सामने प्रोडक्ट है, तो ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट और ये हो गया आपके पास में रिएक्टेंट्स। ठीक है, इस तरीके से हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, जब भी लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है?
देखो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नाम से ही पता चल रहा है जो बैलेंस्ड हो। एक बैलेंस का मतलब, इतना सिंपल भाषा में आप समझो कि बैलेंस क्या होता है। बैलेंस का मतलब होता है जब आपकी चीजें बराबर हो दोनों पलड़े में, इसी को तो बैलेंस बोलते हैं। जब आपकी दोनों पलड़े में चीजें बराबर हो तो उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड चीज कोई भी, हमें इक्वेशन की बात करनी है, इसलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ पलड़े में चीजें बराबर रखनी है। मान लो कि मेरे पास में जो अभी रिएक्शन थी उसी को एक बार टिक कर लेते हैं। Mg मैग्नीशियम प्लस O2 गिव राइज टू MgO। अच्छा इसको पढ़ोगे कैसे, देखो वो भी देख लो, मैंने अभी जैसे बोला भी, हम इसको पढ़ेंगे Mg बोलो या मैग्नीशियम बोलो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू, ये जो एरो है इसका मतलब इसको पढ़ोगे गिव राइज टू, गिव राइज टू, या सिंपली अगर आप इतना बड़ा नहीं बोलना चाहते तो सिंपली बोल सकते हो गिव्स। ठीक है, तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब ये जो MgO बना है इसमें अब आप देखो कि क्या हमारे पलड़े दोनों तरफ के बराबर हैं, तो भाई मुझे तो नहीं लग रहा कि ये बराबर है। कैसे, यहाँ पर मैग्नीशियम गिनो एक बार कितने हैं, एक। यहाँ पर ऑक्सीजन गिनो कितने हैं, दो। देखो O2 है ना, O2 का मतलब है ये दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन के दो एटम है, एटम। यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने एटम है, एक, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, एक। तो यहाँ टोटल कितने थे, रिएक्शन से पहले 3 एटम। ठीक है, और यहाँ पहले यहाँ टोटल कितने हैं, रिएक्शन के बाद 1 + 1 2 एटम्स। तो एक एटम कहाँ गया भाई, इसलिए हमारे पास में एटम की कोई भी गड़बड़ी ना हो, और जिसके जितने उतने रहने चाहिए। देखो ऐसा नहीं कि मान लो मैग्नीशियम के 2 हो जाते तो मैं कहता ये 2 और ये +1 3 हो गया काम, नहीं। मैग्नीशियम के यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है तो टोटल यहाँ पर भी 2 होंगे। समझ गए, मतलब टोटल कोई भी एलिमेंट, टोटल लेफ्ट हैंड साइड में जितने होंगे राइट हैंड साइड में भी उतने ही होंगे। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूं आपको, जैसे आप इस वाले एग्जांपल में देखो, तो Fe + H2O गिव राइज टू Fe3O4 + H2। इसमें गिनती करो एक बार, आयरन कितने हैं, यहाँ पर आयरन है एक। H2O छोड़ो, H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, ऑक्सीजन कितने हैं, एक। यहाँ पर आयरन कितने हैं, यहाँ पर आयरन है 3। तो भाई आयरन रिएक्शन से पहले तो एक ही था, रिएक्शन से पहले एक ही आयरन था ना, अब रिएक्शन के बाद आयरन हो गए 3, तो ये चीज नहीं चलेगी। ऑक्सीजन हो गए कितने, 4, हाइड्रोजन हो गए 2, तो हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन और आयरन इन दोनों का नंबर बदल गया, तो यानी कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। केमिकल रिएक्शन तो है पर बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस करेंगे कैसे वो सब हम समझेंगे, पर इट रिक्वायर्स बैलेंसिंग, इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें।